हेलो लर्नर्स, आज का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम के लिए और एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। Accounting principle refers to the rules and the guidelines followed by the companies while reporting their financial data. Through these rules, experts can examine the financial data by standardizing accounting method. These principles ensure the quality of financial information reported by the companies is improved. तो लर्नर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हर बिजनेस अपने अकाउंट्स अलग अलग तरीके से क्यों नहीं बनाता? हर कंपनी अलग अलग लोग चलाते हैं, फिर भी उनकी अकाउंटिंग रिपोर्ट एक जैसे फॉर्मेट में कैसे होती है? तो इसका जवाब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है वो रूल्स और गाइडलाइंस जो हर बिजनेस या कंपनी को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते वक्त फॉलो करनी चाहिए। ये प्रिंसिपल एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं जिसके बेसिस पर कंपनीज अपने अकाउंट्स बनाती है ताकि डेटा कंसिस्टेंट हो, क्लियर हो और ईजिली समझा जा सके। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड फ्रूटफुल। Number 2, accounting rules helps to compare financial information and the statement easily. 3, transparency in the financial system is maintained and the efficient deduction of financial fraud is possible. Number 4, the accounting principles allow investors to analyze and tally significant to make financial decisions. अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। मतलब बिजनेस अपना असली फाइनेंशियल स्टेटस ओपन और ऑनेस्टली दिखाता है। कोई भी कंफ्यूजन या चीटिंग का चांस कम हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन प्रिंसिपल से फाइनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर कोई गलत तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करे तो वो स्टैंडर्ड रूल से मैच नहीं करेगा, जिससे पता लग जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इन्हीं प्रिंसिपल्स के थ्रू एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को कंपेयर कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि कंपनी की असली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल की, दैट इज सेपरेट एंटिटी। The principle treat the business and the owner as two separate entities. Only business-related transactions are recorded in the book, not personal ones. Example, if the John owns a shop and buy a refrigerator for his house, it is not recorded in the business books. But if he buy a fridge for his shop, it is recorded because it is related to the business. तो लर्नर्स, इस प्रिंसिपल के हिसाब से बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग अलग लोग होते हैं। मतलब बिजनेस की एक अपनी पहचान होती है, ओनर से अलग। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कहता है कि जो जॉन है उसने क्या किया, एक दुकान ओन करता है, पर उसने एक रेफ्रिजरेटर बाय किया अपने घर वालों के यूज़ के लिए। तो हम उसको उसके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में या बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इसी जगह पे वो फ्रिज खरीदता है, लेकिन अपने दुकान, अपने शॉप के यूज़ के लिए, तो वो उसका एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा और हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। Only those events are recorded in the accounting which can be measured in monetary terms. Things like employees, loyalty, reputation and work environment are not recorded. तो यहाँ पे कहा गया है कि हम वही ट्रांजैक्शंस या वही इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लाइक एम्प्लॉय की लॉयल्टी को हम मनी में टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, रेपुटेशन को मेजर नहीं कर सकते मनी टर्म्स में, तो इसलिए हम इन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के फॉर्म में होंगे। जैसे कि कंपनी की कितनी इनकम हुई हम ये रिकॉर्ड करेंगे, कितने एक्सपेंसेस थे हम ये रिकॉर्ड करेंगे। बट एक एम्प्लॉय ने कितना हार्डवर्क किया हम उसको पैसों के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होते। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल, एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट, नॉट करंट मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो एसेट्स होते हैं हम उन्हें परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड करते हैं, चाहे उनका मार्केट प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लाइक मैंने एक बिल्डिंग बाय की 10 लाख रुपीज़ 2020 में, अब उसकी जो करंट वैल्यू है 15 लाख रुपीज़ है, बट फिर भी मेरे जो बुक्स हैं वो शो करेंगे उस बिल्डिंग का प्राइस 10 लाख रुपीज़ ही। ओके, द नेक्स्ट वन इज मैचिंग
principle of accounting. तो matching principle of accounting, expenses should be matched with the revenue of the same period to calculate the true profit. If a company earns 2 lakh from the sale on 24 and spend 1.2 lakh on the making those goods, both the income and expense will be shown in the same year. अब कह रहा है कि एक साल के खर्चे और उनके इनकम को एक साथ मैच करना, हर साल की इनकम के अगेंस्ट उसी साल के खर्चे रिकॉर्ड करने चाहिए। तो हमें जिस साल हमने जो खर्चा किया है उसके एक्सपेंसेस और इनकम हम सेम साल में ही रिकॉर्ड करते हैं और उन्हीं के सामने हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, उसी के अगेंस्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज एक्रूअल प्रिंसिपल। रेवेन्यूज and expenses are recorded when they occur, not when the cash is received or paid. तो यहाँ पे कह रहा है ट्रांजैक्शंस होने पर रिकॉर्ड चाहे पैसे बाद में आए या जाए। मतलब ट्रांजैक्शंस हम तभी रिकॉर्ड करेंगे चाहे पैसे हमारे बाद में आए या जाए। इनकम या खर्च तब रिकॉर्ड होता है जब वो होता है, ना कि जब पैसे मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ यू सेल गुड्स इन नवंबर एंड रिसीव पेमेंट इन जनवरी, द इनकम विल बी रिकॉर्डेड इन द नवंबर। तो मैंने जो क्या किया, गुड्स को बेचा था नवंबर में, लेकिन मुझे पैसे उस सामान को बेचने के जनवरी में मिले, बट मैंने सामान तो नवंबर में ही बेच दिया था ना, तो मेरी इनकम कहाँ पर रिकॉर्ड होगी, नवंबर में। ओके, द नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। Anticipate no profit but provide for all losses. Be cautious. Record expected losses but don't record profit unless they are certain. Example, if there's a chance of 5,000 worth of goods being damaged, you record the possible loss. But if you think there might be a 10,000 profit from the future deal, you will wait until it is confirmed. तो कहने का मतलब है कि पहले हम नुकसान का अंदाज़ा लगा लेते हैं और उन्हें पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर प्रॉफिट हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो नहीं जाता। इस प्रिंसिपल पे हम सेफ साइड लेके चलते हैं, लॉस को पहले दिखाते हैं लेकिन प्रॉफिट तब तक नहीं दिखाते जब तक वो कंफर्म ना हो। एग्जाम्पल, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जो गुड्स हैं 5,000 के वो शायद डैमेज हो सकते हैं, तो हम उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले ही। बट हमें ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा फ्यूचर में 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है, तो हम उन्हें रिकॉर्ड तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन ना हो। ओके, जब तक हम कंफर्म नहीं होंगे प्रॉफिट हो ही रहा है तब तक रिकॉर्ड नहीं होने वाला। नेक्स्ट इज द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। वंस द अकाउंटिंग मेथड इज सेलेक्टेड, इट शुड बी यूज कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। तो एक बार जो मेथड चुना है उसे बार बार बदलते नहीं हैं। अकाउंटिंग मेथड को हर साल सेम रखना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस कंपेयर कर पाएँ। मतलब हमें जो भी मेथड हम लेके चलने वाले हैं, जिस मेथड में अपना अकाउंटिंग बनाने वाले हैं, वो बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसे बार बार चेंज करेंगे तो हम उसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे उनसे मिलने वाले डेटा को। If you are using a written down value method for the depreciation this year, you should continue using it next year too unless there is a valid reason to change. तो इनका कहने का मतलब है अगर आपने पिछले साल डेप्रिसिएशन के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज़ किया था तो इस साल भी आप उसी मेथड को यूज़ करिए जब तक आपको कोई वैलिड रीज़न नहीं मिल जाता उस मेथड को चेंज करने के लिए। ओके, गोइंग कंसर्न। This principle assumes that the business will continue operating in the future based on this expenses like depreciation are spread over the years. For example, if a machine is brought for 10 years, the cost is not recorded at all once. Instead, a small portion is charged every year as a depreciation. तो इनका कहने का मतलब है कि जो हमने ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, वो बंद नहीं होगा, वो फ्यूचर में भी चलता ही रहेगा जैसे अभी चल रहा है। ठीक है, इनका ये होता है गोइंग कंसर्न। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन आर स्प्रेड ओवर द सेवरल ईयर्स। तो जो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं सेवरल ईयर्स में। हर ईयर में आप कोई भी मशीन ली है तो उसके जितने भी डेप्रिसिएशन बनेगा वो हर ईयर में हम स्प्रेड कर देते हैं और उनका हमारा डेप्रिसिएशन जो होता है वो हर साल लगता रहता है हमारे एसेट्स पर। ओके, चार्ज आफ्टर ईयर्स। The next is full disclosure. All important and the relevant financial statement information must be disclosed in the financial statement. If a company is facing a legal case that might result in a future loss, it must mention in the notes to accounts even if the loss hasn't happened yet.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने चाहिए जो इन्वेस्टर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी पे कोर्ट केस चल रहा है तो चाहे उसका रिजल्ट अभी आया भी ना हो, फिर भी कंपनी को उस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को। या कंपनी फ्यूचर शायद लॉस में जा सकती है, अभी तक गई नहीं है पर फ्यूचर में शायद लॉस में जा सकती है, तो इस चांसेस को भी कि ये शायद ऐसा हो सकता है, इस बात को अपने इन्वेस्टर तक रखना पड़ेगा। ओके, सारी फुल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट की। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। दिस इज द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. For example, if you buy goods worth 5,000 in cash, goods increase, that is debit, cash decrease, that is credit. So the both sides of the equation remain balanced. Assets is equal to liability plus capital. तो अकाउंटिंग एक डबल एंट्री सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट होते हैं। हर ट्रांजेक्शन्स के दो पहलू होते हैं, या फिर हम कहें दो इफेक्ट्स होते हैं, जहाँ पर हमारे जो डेबिट है और क्रेडिट साइड में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज का, एसेट के इंक्रीज और डिक्रीज का। लाइक अगर मैं कोई गुड्स बाय करती हूँ 5,000 रुपीज़ के, तो मुझे वो गुड्स मिलेंगे और मेरे पास से 5,000 रुपीज़ किसी और के पास चले जाएंगे। इससे क्या होगा, मेरे पास तो गुड्स आ जाएंगे, इससे क्या होगा, मेरा एसेट इंक्रीज होगा पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मेरे जो डेबिट एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा गुड्स, और जो कैश मेरे पास से गया, कैश तो खत्म हो गया, मेरे पास से चला गया किसी और के पास, तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, इससे क्या होता है, जो एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये बैलेंस रहती है। एसेट साइड जो होता है और लायबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों बैलेंस रहते हैं। Next is revenue recognition. Revenue should be recorded when it is earned, not necessarily when cash received. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब वो अर्न हो जाए। इनकम तभी दिखाई जाती है जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, चाहे पैसे बाद में आए। Example, if a company provide a service in the March but the payment received in April, revenue will be recorded in the March. तो कहने का मतलब है कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की किसी को मार्च में, पर आपको पैसे अप्रैल में मिले, तो क्या होगा, जो रेवेन्यू आपका बना है वो कब का बना है, मार्च का बना है, तो आप मार्च में ही उसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो लर्नर्स, ये आपके बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से जो हर एक इंसान को पता होने चाहिए। इन्हें फॉलो करके ही हम एक सही और कंसिस्टेंट अकाउंटिंग सिस्टम बना सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें एक चार्ट या माइंड मैप में भी रिवाइज कर सकते हैं।